आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है वो, और प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले उन तमाम कारक के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आइए देखा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस नेचर में एनर्जी का जो मूल स्रोत है वो होता है ऑटोट्रॉफ्स, और वो ऑटोट्रॉफ जिस माध्यम से सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, CO2, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से, हम उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? इसमें पहला होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है पर्णहरिम क्लोरोफिल, तीसरा होता है CO2 और चौथा अवयव होता है वाटर। तो ये चार चीज़ें अगर मौजूद होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है अथवा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनमें से अगर कोई भी एक अवयव को हटा दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना इम्पॉसिबल है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, या इनके लिए आवश्यक विषय वस्तु या सामग्री क्या क्या होती हैं। तो चार दशाएं हैं: प्रकाश का उपलब्ध होना, पर्णहरिम का उपलब्ध होना, CO2 का उपलब्ध होना और वाटर का उपलब्ध होना। तो ये वो चार ऐसी दशाएं हैं, अगर ये चारों सामग्री उपलब्ध हैं या चारों दशाएं उपलब्ध हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सामान्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक कुल चार तरह के होते हैं। पहला कारक होता है CO2 की मात्रा। अगर हमारे वातावरण में जो है CO2 की मात्रा अधिक होती है तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा भी अधिक होती है, अर्थात इसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसकी रफ्तार या इसकी जो है स्पीड तेज़ होगी। अगर CO2 की मात्रा कम है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगी। दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो CO2 की मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। अगर ये अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होगी, अगर ये मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होगी। प्रकाश की तीव्रता भी जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात तीव्रता अगर अधिक है तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? अधिक होगी, और अगर तीव्रता कम है तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरह से प्रकाश की तीव्रता अगर ज़्यादा है प्रकाश संश्लेषण की तेज़ी के साथ होगा, प्रकाश की तीव्रता धीमी है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होगी? धीमी होगी। अगला है हमारा तापमान। तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे अगला है हमारा तापमान। तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर में भी वृद्धि होती है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर जाते हैं तब तो प्रकाश संश्लेषण की दर तेज़ी के साथ बढ़ती है। लेकिन अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो कम होती जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि जब टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इस टेम्परेचर तक पहुंचने पर प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो बंद हो जाता है। यानी सूटेबल जो टेम्परेचर है वो आपका है 35 डिग्री सेल्सियस, इससे अधिक जाने पर धीरे धीरे कम होती है और 40 डिग्री सेल्सियस टच करने पर प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाती है। और आखिरी है आपका प्रकाश का रंग। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिक्सचर होता है, लेकिन उन 7 रंगों में जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आता है रंग वो है आपका, एक होता है लाल रंग, दूसरा नीला, तीसरा बैगनी। ये जो है 3 ऐसे रंग होते हैं जिनका उपयोग जो है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। जैसे लाल रंग के प्रकाश में जो है फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है, नीले रंग के प्रकाश में जो है लाल रंग से कम जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, और बैगनी जो रंग होता है इसमें सबसे कम जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, और हरे रंग में कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो पूछा जाता है कि हरे रंग पर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है या नहीं होता है, या कौन से रंग में सबसे कम? तो याद रखिएगा, बैगनी जो रंग होता है इसमें सबसे कम, और लाल जो रंग होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। और लाल और बैगनी के बीच का, या दूसरे शब्द में ये कहें कि लाल रंग से कम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो नीले रंग में होता है।
तो कौन से रंग में सबसे ज़्यादा, कौन से रंग में नहीं होता है, कौन से रंग में सबसे कम होता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब जो है इस टॉपिक की आखिरी हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला है इसमें भोज्य पदार्थों का उत्पादन। जैसा कि हम जानते हैं कि इस नेचर में जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स के लिए भोजन का स्रोत होते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनका उपयोग भोजन के रूप में जो उपभोक्ता होते हैं, जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो उनको उपयोग में ले लेते हैं। दूसरा होता है ऊर्जा का स्रोत। इस नेचर में हम लोग भोजन करते हैं या कोई भी जीवधारी जो भोजन करता है उसका कुछ मूल उद्देश्य होता है, जैसे एनर्जी की प्राप्ति करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, टूट फूट की मरम्मत करना आदि। तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बनते हैं, तो इस तरह से ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। तीसरा होता है वायुमंडल का शुद्धिकरण। वातावरण में जो CO2 होती है, जिस CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वातावरण अशुद्ध हो जाता है, उस वातावरण के शुद्धिकरण के लिए CO2 जो है पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, बदले में ऑक्सीजन जो होती है वो उनके द्वारा उत्सर्जित की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल का शुद्धिकरण हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बहुत से पौधों में ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है जिनका उपयोग मानव विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने में करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत सारी ऐसी औषधियों का निर्माण होता है जिनका उपयोग मानव व दवाओं को बनाने में या दवाओं के रूप में उनका इस्तेमाल करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण का महत्व आदि से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।